जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वीज़ा गाइड एंड आई एम योर होस्ट सारा यास। और ब्रेक पे जाने से पहले हम समर 5 में बात कर रहे थे मलेशिया की, और मलेशियन वीज़ा पॉलिसीज़ के बारे में थे, आपको इन्फॉर्म कर रहे थे। और डॉक्यूमेंटेशन का जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, और अब हम क्या बताने वाले हैं? हम डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे थे, जो टूरिस्ट वीज़ा और ट्रैवल इस तरह का जो वीज़ा है या विजिट वीज़ा है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जब क्योंकि हम मलेशिया की बात कर रहे हैं, तो मलेशिया में एम्प्लॉयमेंट भी है, स्टूडेंट्स के हवाले से भी है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें तमाम रिक्वायरमेंट्स तकरीबन वही हैं, सिवाय एक मजीद के जो ओरिजिनल अप्रूवल लेटर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन मलेशिया, अच्छा, और अगर एक वो चाहिए आपको, या आपको अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एनरोलमेंट चाहिए, वो रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी है। अगर आपको कोई बिजनेस के हवाले से कोई इन्विटेशन है, बिजनेस आप करने जा रहे हैं, बिजनेस वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप वो उस तरीके से कर सकते हैं। ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी के लिए, किस पर्पस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जी हाँ, और थोड़ा आगे जाके एक मलेशिया का एक बिजनेस के हवाले से खास है कि मलेशिया एज ए सेकंड होम, बहुत पुरानी स्कीम है, और उसके हवाले से हम ज़रूर अपडेट देंगे अपने नाजरीन को कि वो अगर मलेशिया में सेटलमेंट करना चाह रहे हैं तो उसका क्या तरीकाकार है और कितनी आसानी है उसमें, और किस तरीके से क्या रिक्वायरमेंट्स के साथ वो उसमें सेटिस्फाई हो सकते हैं, रह सकते हैं। नॉर्मली जो मलेशिया के वीज़े की पोजीशन होती है, उसमें आपको सेम डे भी वीज़ा मिल सकता है। अच्छा, विच इज़ वेरी गुड। आपकी रिक्वायरमेंट्स अगर कंप्लीट हैं तो आप सेम डे वीज़ा ले सकते हैं, ठीक है। और वीज़ा फीस यहाँ पे आती है तो वो तकरीबन इक्विवेलेंट है 20 पाउंड के, समझ लीजिए आपके यानी 2800 रुपये या इसके हिसाब से आपका। और पहले तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे वीज़ा की जरूरत नहीं होती थी, हाँ जी, कुछ ऐसा पहले, लेकिन उसके बाद उन्होंने पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराया कि जिसके लिए आपको वीज़ा की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, सर्टेन कंट्रीज ऐसे हैं कि जिनको मलेशिया में एंट्री के लिए फ्री भी है, और सर्टेन कंट्रीज ऐसे हैं, लेकिन पहले ये था कि पहले हमें ज़रूरत नहीं थी, हमें एंट्री पे वीज़ा मिलता था, अभी हमें वीज़ा लेकर जाना पड़ता है। लेकिन वो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि इतना एक्सपेंसिव है ही नहीं। हाँ जी, वो नहीं है, लेकिन ये कि वीज़ा पॉलिसी ज़्यादा है। अब जो पाकिस्तान में भी लोग आना चाह रहे होते हैं, वो पाकिस्तान में चंद ममालिक ऐसे हैं जो कि वीज़ा फीस नहीं देते, लेकिन बाकी ममालिक ऐसे हैं, जैसे हम अमेरिका जाते हैं तो हम फीस पे करते हैं, इसी तरीके से जो पाकिस्तान आते हैं लोग, उन्हें भी वीज़ा फी पे करना चाहिए। हाँ जी, और समटाइम्स नहीं, कोशिश भी ये होती है, और होना भी ऐसा चाहिए कि यानी ये रेसिप्रोकल बेसिस पे होता है। अच्छा। कि जो जिस तरह का मुल्क आपके साथ बिहेव करता है, इसी तरीके से आप उस मुल्क के जो शहरी होते हैं उनके साथ भी आप वैसा ही रवैया रखते हैं। बहुत बड़ी एग्जांपल इजराइल है। हाँ जी, बिल्कुल इजराइल है। और सर्टन टाइम्स पे ऐसा होता है कि जैसे मुझे एक ख़ास वाक़े का पता है, काफ़ी पुराना वाक़या है, कि हम लोगों ने पाकिस्तान से एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ किया, उसमें हमारे तकरीबन 300 के करीब पार्टिसिपेंट्स थे। अच्छा, अब उसमें भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स जो थे उनमें भी कुछ जेन्युइन थे, कुछ लोग ऐसे इस अपॉर्चुनिटी को देख के शामिल हो गए क्योंकि बिजनेस इवेंट का था, तो लेकिन उसमें 60 के करीब लोगों को वीज़ाज मिले, बाकी लोगों को वीज़ाज नहीं मिले। कहाँ के? यूके की बात कर रहा हूँ। और उसके जवाब में फिर हमने ये ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि उसमें काफ़ी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 300 लोगों के लिए जो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें कम लोग थे, तो फिर इसी सख्ती के साथ, जिस सख्ती के साथ पाकिस्तान के वीज़े रिफ्यूज़ हुए थे, इसी सख्ती के साथ जो थे उस वक्त के जो हाई कमिश्नर थे हमारे पाकिस्तान के, उन्होंने, जो कि आज भी हैं वाजिद शमसुल हसन, उन्होंने फिर बेसिकली वो उस दौरान जो था वो टाइटर रूल्स कर दिए थे। वो टिट फॉर टैट वाले मामला है। सो ऐसा होना चाहिए, ये एक अच्छा डिसीजन था जो कि मुझे पसंद आया था, मैंने अप्रिशिएट किया उसको उस मौके पे भी। और लेकिन हमें नज़र आता है फ़िलहाल जो कुछ नज़र आ रहा है कि हम तो लोगों को वीज़े दे रहे हैं बहुत सारे, और वो लोग हमें वीज़े नहीं दे रहे। सो इस लिहाज से भी हमारी पॉलिसीज़ को थोड़ा देखा जाना चाहिए, और सारा हाँ देखा जाना चाहिए। और आगे हम न्यूज़ का एक सेगमेंट भी चाह रहे हैं कि वो भी साथ के साथ लेके आ जाएं, कि इमिग्रेशन के हवाले से पूरे वीक की जो डेवलपमेंट्स हैं जो ग्लोबली हैं, वो हम शेयर करें, अपडेट करते रहें, और उसमें जैसे फलां मुल्क में इमिग्रेशन के हवाले से क्या हुआ, वो तमाम चीज़ें सामने ला सकें। चलिए ठीक है, इसके साथ ही हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात करें? जी, मैं सुनैरा बोल रही हूँ। जी सुनैरा, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे पता ये पूछना है, करना कि प्रोग्राम में कहा कि वो एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में सोच रहे हैं कि वो हस्बैंड और वाइफ को एक हफ्ते के सूरत में ले जाना चाहते हैं, तो मैं ये पूछना चाहती थी कि इसके लिए अमाउंट कितनी होनी चाहिए?
कि हस्बैंड वाइफ एक हफ्ते के टूर जो वहाँ करेंगे उसके लिए हमारे पास कितनी अमाउंट होनी चाहिए कि हम आसानी ये कर सकें. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं. ये तो इंटरेस्ट की बात आ गई. मैं इसका जो फार्मूला हम सोच रहे हैं, एक तो ये है कि ये आज मैंने इंटरेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली शेयर इसीलिए किया नाजरीन के साथ कि हमें इंटरेस्टेड पता चल जाए कि कौन लोग होंगे, और उस ग्रुप के हवाले से हम किसी भी ट्रैवल एजेंट्स जो हमें फैसिलिटेट कर सकें अच्छी प्राइस के ऊपर, उनके साथ नेगोशिएशंस कर लेंगे. और वो जो बेसिकली उस पर कॉस्ट जो आ रही होगी, जाहिर है पर एक ग्रुप की शक्ल में जब कम आ रही होगी, इन प्रोसेस है. हाँ, इन प्रोसेस में, तो इसमें जो एग्जैक्ट चीज़ें सामने आएंगी वो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे कि क्या है इस पैकेज को. मैंने अभी तो बस एक वो बात छोड़ी है, लेकिन इंशाल्लाह जब फाइनल लव टू टीवी ऐसे हम करें थोड़ा सा आपसे जरूर शेयर करेंगे. ओके, मलेशिया अभी डन विद इट? जी, वी आर डन विद दिस. अदर देन के जी जो मलेशिया और सेकंड होम, उस पर हम लोग जो बात करेंगे वो हम आगे किसी प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम में एडवांस इन्फॉर्म करके फिर करेंगे. अच्छा, एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगी कि अब एजुकेशन की बेसिस पे और बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों की बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन हो रही है इस तरफ, मलेशिया की तरफ. तो एजुकेशन के हवाले से आप कुछ बताएं कि यहाँ पे क्या स्कोप है, मतलब अगर आप यहाँ से BBA करके जाते हो या मास्टर्स करके जाते हो, आगे आप हायर एजुकेशन के लिए मलेशिया में स्कोप है या नहीं है? बिल्कुल है. मलेशिया में जो है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है. और बहुत सारे, अब सिंगापुर और मलेशिया ये दो जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे जो इंटरनेशनल बेस्ट रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो मौजूद हैं वहाँ पे. और वो ना सिर्फ कि आप हायर एजुकेशन, आप जब इंटरमीडिएट से ऊपर ग्रेजुएशन लेवल पे जब आप चले जाते हैं, उसके बाद और प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन, इनके हवाले से मलेशिया बहुत अच्छा है. और उसमें ज़रूर कंसिडर. फिर दूसरी बात यह है कि कॉस्ट भी वो नहीं है जो कि अदर कंट्रीज़ में, और उन्हीं कंट्रीज़ के जो इदारे हैं, उन्हीं कंट्रीज़ के इदारे जो हैं वो मलेशिया में मौजूद हैं, सिंगापुर में मौजूद हैं. लेकिन एक्सपेंसिव उतने नहीं होते और आपको काम भी मिल जाता है. विजिटर्स के बारे में, विजिटर्स वीजा से रिलेटेड या टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम बता रहे थे, मैंने कहा थोड़ा सा स्टूडेंट बेस पे या अगर आप बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वहाँ पे, तो इस हवाले से भी जो आपको गाइड करें और अपडेट करें. ओके जी, तो आपने आज का प्रोग्राम देखा जिसमें हमने डिस्कस किया मलेशिया को. समर पास हमने अपना सेगमेंट इंट्रोड्यूस कराया आज से, और अपनी आने वाली एपिसोड्स में भी आपको डिफरेंट वेकेशन स्पॉट्स, डिफरेंट जगहों के बारे में बताते रहेंगे. मलेशिया के बारे में आज हमने डिस्कस किया जिसमें हमने वहाँ की कल्चर के बारे में बात की, वहाँ की हेरिटेज के बारे में बात की, आर्किटेक्चर के बारे में, आइलैंड्स जिसकी वजह से मलेशिया बहुत ज़्यादा फेमस है. आप मलेशिया गए कभी? मैं अभी तक मलेशिया नहीं गया. अच्छा, लेकिन इसको सबके साथ जाना चाहता हूँ. जी बिल्कुल. आइलैंड्स के बारे में हमने बात की, वहाँ के हमने आपको फेमस वेकेशन स्पॉट्स बताए, फेवरेट डेस्टिनेशंस बताए टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से. मलेशियन फूड बहुत फेमस है अपने कुजीन की वजह से. बिल्कुल है. मलेशियन फूड हो गया, थाई फूड हो गया, यानी ये चाइनीज के साथ मिलते जुलती रेसिपीज. जी, ऑब्वियसली क्योंकि जब आप किसी जगह पे मतलब विजिट करना चाहते हो या टूर करना चाहते हो तो ये चीज़ें बहुत होती हैं कि वहाँ की फूड कैसी है, रेजिडेंस कैसी है. और आपके रेजिडेंस के हवाले से बताते चलो कि हमने पैकेज में भी बताया था कि वुडन हाउसेज हैं वहाँ पे. वहाँ पे जैसे हमारे जो इलाके हैं, जैसे मुजफ्फराबाद है, रावलाकोट है, मरी है, कावान है, नारान है, गिलगित है, इन इलाकों में लकड़ी के बने हुए घर. अब तो वो घर चूंकि जब जल्दे की तबाही हुई उसके बाद उसकी जगह जो है दूसरे स्ट्रक्चर में ली है ज़्यादा, लेकिन लकड़ी के घर जो होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि वो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में आइलैंड के पास है तो फिर वैसे बहुत ही मज़ा करते हैं. बहुत ही, यानी आप बीचेस पे अगर आप ऐसे घरों में हो तो बहुत मज़ा आता है. बल्कि मैंने कुछ दोस्तों से बात हो रही थी तो एक दो तीन ऐसे, जैसे मैंने किसी को, ये ननकाना जैसे एक जगह है, ननकाना इज़ ए टूरिस्ट प्लेस फॉर अदर्स, जैसे आते हैं लोग हमारे पास. तो इसी तरीके से ननकाना में मैंने ये सजेस्ट किया था दोस्तों कि आपको ऐसी साइट बनानी चाहिए जिसमें आप लकड़ी के घर बनाएं जो कि सस्ते हों, छोटे छोटे हों, 4 हफ्ते 5 हफ्ते के लिए होते हैं, तो थोड़ी सी चेंज होती है, वो अच्छी लगती है. तो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वालों का भी काम है कि वो थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, और लोगों की इन्वेस्टमेंट लोग करना चाहते हैं प्रोवाइडेड के उनको फैसिलिटेट किया जाए, गाइड किया जाए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड गाइडिंग अस सो वेल. आपने देखा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने डिस्कस किया मलेशिया को और उसकी डिफरेंट डायमेंशंस आपको बताया. आई होप आपने आज का प्रोग्राम जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा भी होगा. उनकी वीज़ा पॉलिसी से रिगार्डिंग कुछ भी पूछना चाहते हैं या अपना कोई फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए visaguide@coheenu.tv या फिर हमें हमारे फेसबुक पेज पर मैसेज ड्रॉप कीजिए. जाते जाते मैं आपसे एक छोटी सी वो है बात शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि आज कोहिनूर टीवी पे 9th
हुई थी पेश। शब बारात के हवाले से एक स्पेशल लाइव ट्रांसमिशन है, वो आप जरूर देखिएगा, वो आपने मिस नहीं करनी। और इसी के साथ ही प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया है, हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। टिल देन अल्लाह हाफिज, कीप वॉचिंग वीज़ा गाइड।